I, C. Anjali Jaju, welcome you to this CPA meeting on practical analysis of Section 44 AD, 44 ADA, and 44 AB on behalf of Tax Practitioner Association NIMA and CA Study Chapter Khargoon. कुमकुम सी आस्था, पुष्पों सा प्रेम और शब्दों का समर्पण लेकर हम सभी सर्वप्रथम मां सरस्वती को नमन करते हैं। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणां वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वेलकम अगेन। एक फूल से ज्यादा सुंदर दिखता है गुलदस्ता, एक फूल से ज्यादा सुंदर दिखता है गुलदस्ता, तरह तरह के फूलों से मिलकर बनता है गुलदस्ता। हमारा यह वर्चुअल मंच भी हर छोटे बड़े फूलों से मिलकर बना है और सबने अपने अथक प्रयास से इसे बुलंदी पर पहुंचाया है। आज की ये मीटिंग ऑर्गेनाइज की है निमाड़ टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन ने, जो टैक्स प्रैक्टिशनर एसोसिएशन खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा से मिलकर बना है और इसे होस्ट किया है टीपीए खरगोन टीम और सीए स्टडी चैप्टर खरगोन ने। आज के इस कठिन वक्त में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मन को ना निराश कर, बस स्वयं पर विश्वास कर। मन को ना निराश कर, बस स्वयं पर विश्वास कर। हर पल साथ है ईश्वर, इस बात का एहसास कर। आइए हम सभी मिलकर विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करें और इस प्रार्थना और दुआ के लिए मैं आदरणीय हाशमी करती हूँ। हाशमी जी सर। अंजलि, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती है। सीए प्रमोद जैन साहब के लिए हमारी दुआ है, जो हमारी थाली में आयकर का ज्ञान परोसेंगे। प्रमोद अर्थात जिनसे मिलकर हमें प्रसन्नता या खुशी मिले, ऐसे प्रमोद जी के लिए दुआ करते हैं। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हमारी दुआ है कि हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना, वक्त भी एक दिन आपका गुलाम होगा। यह जो मुसीबत कोविड-19 के रूप में हमारे सामने आई है, इसके लिए हम सभी टैक्स बार खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर के सम्मानीय सदस्य मिलकर दुआ करें। टूटे न कोई और सितारा, आओ दुआ करें। टूटे न कोई और सितारा, आओ दुआ करें। बिछड़े न कोई हमसे हमारा, आओ दुआ करें। तूफान है तेज, कश्तियां सबकी भंवर में है,
मिल जाए हर किसी को किनारा, आओ दुआ करें। कोविड-19 यह वक्त भी गुजर जाएगा, ना डरा ए वक्त, नाकाम होगी तेरी हर कोशिशें। जिंदगी के मैदान में हम खड़े हैं दुआओं का लश्कर लेकर। हम यह वक्त भी गुजारेंगे आमोद प्रमोद के साथ। प्रमोद जी नमस्कार। जय टैक्स बार, जय भारत। Thank you, sir. Updating ourselves every day is good and never-ending process. We should always have a habit which shows our awareness towards our profession, and this is possible only when we are eager to grab the knowledge. In this learning process, our topic for today's webinar is presumptive taxation under Section 44 AD and 44 ADA. These sections are bread and butter for tax professionals. Sometimes when we file return under these sections, some questions pops up like who are eligible person under these sections, what are the eligibility conditions, whether 44 AD and 44 ADA can be applied together, which businesses or professions are covered under these sections, when we opt in or opt out from these schemes, whether and when we need to maintain books of accounts, when we need to do audit under Section 44 AB, and many more. इन सेक्शंस को और ज्यादा डिटेल में समझाने और हमारे नॉलेज को अपडेट करने के साथ हमारी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ हैं टैक्स गुरु रेस्पेक्टेड सीए प्रमोद जैन सर. Now I would like to call CA Sachin Mahajan sir to give introduction of CA Pramod Jain sir. Sachin sir. हेलो, आवाज Yes, आ रही sir. है अंजलि? या Yes sir. ओके. गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. CA Pramod Jain sir, one of the best renowned personalities. I am confused and shocked that what number of professional degrees he has. How a single man can have such type of many professional degrees. He is a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India, a fellow member of Institute of Company Secretary of India, and also having fellow membership of Cost Accountant of India. He is also qualified DISA and has passed the professional self-assessment test for independent directors data bank. He has passed certification course NCMF of National Stock Exchange of India and also done post-qualification certificate course on valuation of ICAI. He has been elected as Central Council member of ICAI for the period 2019 to 22 and having membership in more than 25 various committees of ICAI, like chairmanship of valuation standard board for the year 2020-21, chairman of CSR committee of ICAI for the year 2020-21, member of ICAI disciplinary committee bench first for the year 2020-21, chairman of committee on international taxation for the year 2021-22, and many more. Pramod Jain sir is a senior partner of Lunawat and Company Chartered Accountant, and he has written various articles on taxation, company law, audit in various journals, and he has a vast practical experience in income tax, audit, corporate laws, LLP, and many more subjects. He has authored also books on chartered accountant documents and compliance for audit and review. With all these words, I invite CA Pramod Jain sir to please educate us on our today's topic, practical analysis of Section 44 AD, ADA, and 44 AB of Income Tax Act 1961. Sir, please. Thank you Sachin sir. निकलता है हर सुबह एक सूरज यह बताने के लिए, निकलता है हर सुबह एक सूरज यह बताने के लिए, रोशनी बांट देने से रोशनी कम नहीं होती. Now I request CA Pramod Jain sir to enlighten us on this topic. Mic is all yours, sir. Thank you very much, Anjali Jaju ji, Thank you, Sachin sir. ji, Amit Jain ji.
Anjali ji very well moderated the session. All members of the Tax Bar Association, tax professionals at Nimad and Khargaon and all other places, सबको मेरा नमस्ते. And in this COVID time, my best wishes that everyone at home is safe, healthy, happy, and positive. And if I talk about being positive, this session which has been kept is a process into that at least जो चल रहा है, लेकिन हमको साथ साथ अपना अपडेशन भी रखना है ताकि हम अपने क्लाइंट्स को सही टाइम पे सही सर्विसेज दे सकें. तो what I'll do, I'll share a presentation. And when I'll share my presentation, तो कुछ क्वेश्चंस मेरे को अमित जी ने शेयर किए हैं, कुछ क्वेश्चंस आप भी पुट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं भी पूछूंगा. मेरी पहले कुछ स्लाइड्स हो जाएं जिसमें मैं बेसिक बता दूं आपको 44 AD ADA के बारे में. तब तक मेरे क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे, उसके बाद आपके जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे लेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट माय क्वेश्चन. सो आई विल बी शेयरिंग अ प्रेजेंटेशन एंड देन विल बी गोइंग अहेड. So we are talking about presumptive taxation and basics of tax audit, because 44 AB की भी बात करूंगा तो basics of that also. So we will be talking both simultaneously. और पहले बात करते हैं, let us talk about presumptive taxation. And presumptive tax scheme की अगर बात करूं तो हमारे पास हाँ 3 sections है, 44 AD ADA AE. हालांकि presumptive औरों में भी है 44 B BB BBA, पर अभी हम जो मेन बात करेंगे 44 AD ADA AE की बात करेंगे. 44 AD is applicable of course to profits and gains from business and profession के हेड में, लेकिन business को related other than professionals and agents. And 44 ADA जो बात करता है वो specified professionals की करता है. 44 AE जो बात करता है वो goods करेक्ट. सही कई क्वेश्चंस मेरे को अमित जी ने शेयर किए, वो ये गुड्स कैरेज व्हीकल के बारे में शेयर किया. अब ये सेक्शन 44 AE क्या बात करता है, क्योंकि बाकी इन दोनों सेक्शंस की तो मैं भी बाद में बात करूंगा. ये गुड्स कैरेजेस की जो बात करता है वो ये कहता है कि अगर किसी पर्सन के पास 10 से नीचे के गुड्स कैरेज व्हीकल हैं, यानी कि जो उसमें कि गुड्स कैरेज होते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग, और वो जो माल ढोने के लिए जो होती है वो, और उसका अगर ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से नीचे है तो उसका डीम्ड प्रॉफिट लिया जाएगा 7,500 रुपए पर मंथ पर ट्रक. लेकिन अगर उसका ग्रॉस व्हीकल वेट 12 मेट्रिक टन से ऊपर है तो उसका लिया जाएगा 1,000 रुपए पर मेट्रिक टन पर मंथ ऑन ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडन वेट एज द केस में. राइट. तो अगर मान लीजिए मेरे 50 मेट्रिक टन ग्रॉस व्हीकल वेट है तो उसका 50,000 रुपए पर मंथ पर ट्रक, और अगर वो इनसे नीचे दिखाता है तो उसका टैक्स ऑडिट होता है. और ये किसको एप्लीकेबल है? जिसका कि खुद का ट्रक है. जो किराए पे लेके कर रहा है उसको 44 AE एप्लीकेबल नहीं है. ये सिर्फ खुद के ओन्ड ट्रक्स के ऊपर है, बाकी किसी के ऊपर नहीं है. राइट. अब अगर हम बात करें 44 AD और ADA के ऊपर, पहले 44 AD की बात करते हैं. 44 AD में क्या हुआ कि वी टॉक अबाउट, वो स्टार्टिंग में कहता है कि मेरे को अगर मैं 44 AD में जाता हूं तो 28 से 43 के सेक्शंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, सब कुछ इसी में मान लिया जाएगा. एंड अगर मैं इनकम क्लेम करता हूं टू बी प्रेजम्पटिव टैक्सेशन, मान लीजिए किसी का 10% का प्रॉफिट है, वो 10% क्लेम, लेकिन वो 10% करता है लेकिन 44 ADA क्लेम नहीं करता. 10% का प्रॉफिट था, 44 ADA अपने आप हो गया. अपने आप नहीं होगा, अपने आप नहीं होगा. आपको क्लेम करना पड़ेगा that I am availing of 44 AD. right. In that case, when he is availing for 44 AD, in that case कोई ऑडिट नहीं होगा सेक्शन 44 AB में. और उसकी जो डीम्ड इनकम है वो मान ली जाएगी कि 8% या 6%. 6% कम मानी जाती है कि जब उसने माल क्रेडिट पे बेचा तो वो जो क्रेडिट की पेमेंट है वो आ जाए बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ITR. मान लीजिए आपके डेटर्स है,
लेकिन अगर आपकी पेमेंट उसकी डेटर्स की, अगर क्योंकि आपका 44 एडी में तो ऑडिट होगा नहीं, सोल प्रोप्राइटर एचयूएफ एंड पार्टनरशिप फॉर्म उन्हीं को एप्लीकेबल है। इन दैट केस उसकी ड्यू डेट 31 जुलाई, इस साल एक्सटेंड हो गई बट हम अब अपन स्टैच्यूटरी लेके चलते हैं 31 जुलाई। तो 31 जुलाई तक अगर उसकी पेमेंट नहीं आई तो वो 8% में काउंट होगा, 6% में नहीं होगा। तो 6% लेने के लिए सिर्फ चेक की पेमेंट तो रिक्वायरमेंट है, आई मीन कैश के अलावा, लेकिन उस केस के अंदर पेमेंट जो है क्रेडिट की दैट शुड कम बिफोर द ड्यू डेट ऑफ आईटीआर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम कई बार मिस कर जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स जब हम 44 एडी में जा रहे हैं तो वो ये करेगा कि आपका सेक्शन 30 to 38 के सारी डिडक्शंस का बेनिफिट दे दिया गया, राइट। हम लोगों को काफी कुछ 44 एडी ए के बारे में पता है, तो हम उसको आगे चलने के लिए एक काम करते हैं, हम पहले ना उसको एक क्वेश्चन आंसर के थ्रू एक बार कंसेप्ट क्लियर करते हैं थोड़ा सा, फिर अपन आगे दोबारा चलेंगे। तो मेरे क्वेश्चंस पहले हैं आपके क्वेश्चन से पहले। पहला क्वेश्चन, मिस्टर ए है, ये मैन्युफैक्चरिंग चालू करता है, पहला साल है, सारा का सारा टर्नओवर जो है वो कैश में है और 1.5 करोड़ की टर्नओवर। नेट प्रॉफिट है उसका 8 लाख का, यानी विच इज लेस देन 8%। टोटल रिटर्न वो भरता है 8.5 लाख रुपए, टोटल रिटर्न भरता है वो 8.5 लाख रुपए। तो क्या ये मिस्टर ए फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, जहां टर्नओवर उसका 1.5 करोड़ है, 8% से नीचे का प्रॉफिट है, क्या वो 44 एडी का बेनिफिट ले सकता है? मेरा पहला क्वेश्चन, क्या वो 44 एडी का बेनिफिट ले सकता है? हाँ जी, आंसर नहीं आए किसी के, एक ही के आए हैं बस। फैक्ट्स मेरे हैं, नो इफ्स एंड बट्स। अब काफी लोगों ने आईसीआई खारगांव कर रखा है, तो मेरे को नाम भी नहीं पता लग रहा। सबके सब आईसीआई खारगांव में कोई यस कर रहा है, कोई नो कर रहा है। अंजलि जी का कहना है नो। ओके, क्या इस केस के अंदर ऑडिट होगा, टैक्स ऑडिट होगा? 44 एबी में क्या इसमें टैक्स ऑडिट होगा? तेजपाल जैन जी का कहना है नो, रुपेश जी का कहना है यस, 2-3 और यस आए हैं। रुपेश जी का भी कहना है यस। प्रशांत जी, मेरा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इफ और बट की बात ही नहीं है। पहला क्वेश्चन है एडी ले सकता है कि नहीं ले सकता। मेरे जितने क्वेश्चन हैं उसके अंदर ऑप्शन वाली कोई बात नहीं है, मेरे क्वेश्चन फैक्ट्स पे हैं सारे के सारे। जो भी मैं कह रहा हूं उसके अंदर इफ्स एंड बट्स कोई नहीं है, सारे फैक्ट्स हैं, जैसे इन फैक्ट्स में कोई चेंज नहीं कर रहा हूं। तो हमारा बेसिक पर्पस है कंसेप्ट क्लियर करने का, राइट। सो यस सर्टेन नोस, राइट। लेट अस सी द आंसर्स एंड रीजंस। 44 एडी नो, 44 एबी यस। व्हाई 44 एडी नो? क्योंकि मेरा 8% से नीचे का प्रॉफिट है। जब 8% से नीचे का प्रॉफिट है तो 44 एडी ले ही नहीं सकता। एबी यस, क्योंकि मेरी 1 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर गई, 1 करोड़ की टर्नओवर क्रॉस कर गई, यस 44 एबी ए के अंदर मैं फॉल कर गया और मेरा ऑडिट होना ही होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मिस बी, शी इज अ लेडी डॉक्टर। सो ये डॉक्टर है तो साथ में ये दवाइयां भी देती है, इसने दवाइयों का जीएसटी नंबर भी ले रखा है। तो इस जीएसटी नंबर भी ले रखा है, तो इसकी जो दवाइयों की ट्रेडिंग है उसकी टर्नओवर है 90 लाख, वहां से उसका प्रॉफिट है 10 लाख, विच इज मोर देन 8%।
पहले में 8% था, यहाँ more than 8% है। और जो डॉक्टर की फीस आ रही है 45 लाख, less than 50 लाख, और नेट प्रॉफिट 25 लाख, which is again more than 50%, more than 50%. So मेरा पहला क्वेश्चन, can this lady doctor for her trading activity, जहां पर कि उसका प्रॉफिट 8% से ऊपर है, क्या वो 44 AD ले सकती है? मैं जिस क्वेश्चन पे हूं उसी क्वेश्चन पर रहें, आगे ना जाए। मैं 44 AD की बात कर रहा हूं, आप लोग कुछ लोग आगे जा रहे हैं। Some are saying yes, some are saying no. Second question, can this lady doctor, for her professional receipts, can she, where the profit is more than 50% and the receipt is less than 50 lakhs, can she avail of section 44 ADA? अमित जी, वेदिका जी, लोकेश जी, मनोज जी, भाव्या जी, सभी का कहना यस, 2 लोगों का कहना, अब्दुल कादर जी का कहना है नो, अंकुर जी, अंजलि जी, अंकेश गुप्ता जी का कहना है यस, कईयों का कहना है नो। सो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन व्हिच इज गुड। थर्ड क्वेश्चन, क्या इस लेडी का, क्योंकि टर्नओवर 90 लाख ट्रेडिंग से एंड प्रोफेशन से 45 लाख, दोनों मिला के 1 करोड़ क्रॉस कर गया, तो क्या इसका ऑडिट होगा 44 AB में? अंकुर जी का कहना यस, अमित जी का नो, राजेशेखर जी का यस, अब्दुल कादर जी का कहना है यस, लोकेश जी नो, वेदिका जी का यस। कुछ लोगों ने 44 AD के लिए भी यस कहा, 44 ADA के लिए भी यस कहा, और फिर AB के लिए भी यस कहा। जब AD और ADA दोनों हो गए, बुक्स कहते हैं जी अब मेंटेन करने की जरूरत नहीं, तो ऑडिट कैसे हो जाएगा जब बुक्स ही नहीं है? लेट अस सी द आंसर्स एंड द रीजंस। आंसर्स आर 44 AD नो, 44 ADA yes, AB no. Why? AD no, because section 44 AD itself says कि अगर किसी पर्सन को प्रोफेशनल रिसिप्ट है तो उस पर्सन को 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस पर्सन को 44 AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ADA यस, क्योंकि कंडीशन मीट कर रही है और ADA में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। AB नो, क्योंकि वो ABCDE किसी की क्लॉज के अंदर आता ही नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर क्या टर्नओवर क्रॉस कर गया? नहीं। प्रोफेशन में 50 लाख क्रॉस कर गया? नहीं। CDE तो है ही नहीं, CDE तो है ही नहीं, राइट? थर्ड क्वेश्चन, मिस सी, शी इज स्टार्टेड हर बिजनेस, ट्रेडिंग चालू की। एक पहले में किसी ने ये क्वेश्चन नहीं देखा कि मैन्युफैक्चरिंग, प्लीज मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग सब कुछ अलाउड है 44 AD में, राइट? ट्रेडिंग चालू की मिस सी ने, और उसकी टर्नओवर थी पहले साल में 80 लाख, नेट प्रॉफिट 4 लाख, विच इज लेस देन 8%, लेस देन 8%। टोटल इनकम रिटर्न भरती है वो 3 लाख की। पहला क्वेश्चन, कैन दिस लेडी where the turnover is 80 lakhs and net profit is less than 8%, can she avail of 44 AD? क्या 44 AD का बेनिफिट ले सकती है? लोकेश जी, अंकुर जी, वेदिका जी, रुपेश जी, मनोज जी, सभी का कहना है नो, राइट? सेकंड क्वेश्चन, अंकेश जी का भी, अंजलि जी का भी, सबका कहना है नो। कैन शी अवेल ऑफ, will she required to get her audit done under section 44 AB? क्या उसका 44 AB में ऑडिट होगा? अंकुर जी का कहना है, मेजॉरिटी कहना है यस,
कुछ एक का कहना है, दो तीन लोगों का कहना है नो, बाकी सभी का कहना है यस। अमित जी का भी कहना है नो, अनुपम ठक्कर जी का भी कहना है नो। लेट अस सी द आंसर्स। 44 AD नो, 44 AB नो, दोनों नो। व्हाई? AD नो, हमने सबको पता, सबने सही आंसर दिया, लेस देन 8% का प्रॉफिट है। AB नो, क्योंकि मेरे को ये ABCDE किसी में तो फॉल करूंगा तभी तो होगा। A 1 करोड़ क्रॉस कर रहा है, नहीं B नहीं C नहीं D नहीं E की बात आती है। 44 ABE क्या कहता है? 44 ABE कहता है कि अगर आप 44 AD4 में पढ़ते हो और आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि 2.5 लाख रुपए, तो आपका ऑडिट होगा। मेरा 2.5 लाख क्रॉस कर रहा है, यस कर रहा है, तो ये कंडीशन तो मीट आउट हो गई। अब मेरे को चेक करना 44 AD4 में फॉल करता हूं कि नहीं करता, तो मैं सेक्शन 44 AD4 में गया। जब 44 AD4 में गया तो वो ये कहता है कि अगर आपने कभी 44 AD का बेनिफिट अवेल किया और उसके बाद अगर 5 साल में से किसी साल में नहीं किया, तो पहली कंडीशन है कि मैंने अवेल किया, मैंने तो किया ही नहीं, मेरा पहला साल। अगर मैं करता 44 AD पहले अवेल, तब जाके मैं और फिर बाद में नहीं करता तो 44 AD4 में आता, पर मैंने कभी 44 AD अवेल किया ही नहीं, इसलिए नो ऑडिट। एक बार दोबारा 44 AD4 पढ़ ले, उसकी कंडीशन है कभी वंस यू हैव अवेल्ड 44 AD, तो हमने कभी 44 AD लिया ही नहीं। इसके अंदर नॉर्मल ITR, बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस भर के जाए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम इसको एक बार दोबारा आगे लेंगे, राइट। मिस्टर डी, ये भी ट्रेडिंग करता है, मान लीजिए ट्रेडिंग यान की ट्रेडिंग करता है, तो इसका टर्नओवर है सारा का सारा कैश में 95 लाख, और यान से ही उसकी कमीशन है 6 लाख, प्रॉफिट है उसका 15 लाख, ट्रेडिंग से उसका प्रॉफिट है मोर देन 8%, मोर देन 8%, एंड टोटल रिटर्न बढ़ता है वह 14 लाख की। तो पहला क्वेश्चन, कैन मिस्टर डी फॉर हिज ट्रेडिंग एक्टिविटी where the profit is more than 8%, can he avail of 44 AD? अमित जी का कहना है यस, अंकुर जी का कहना है यस, अमित जी का दोबारा कहना है नो, या मैं लेट पढ़ रहा हूँ। मीनू कपूर जी का कहना है यस, एडवोकेट मनीष शर्मा जी का कहना है नो। फैक्ट यही है राजेशेखर जी, राइट। सो यस नो दोनों व्यूज हैं, मेजॉरिटी नो की है। सेकंड क्वेश्चन, क्या इसका ऑडिट होगा 44 AB में? अनुपम जी का कहना है यस, कुछ एक काफी सारे नो आ रहे हैं, कुछ एक यस आ रहे हैं। रोहित जी का कहना है यस, अमित जी का कहना है नो। लेट अस सी द आंसर्स। 44 AD no, 44 AB yes. Why? 44 AD no, because section 44 AD says कि अगर आपकी प्रोफेशनल इनकम है, आपकी कमीशन या ब्रोकरेज है या एजेंसी बिजनेस है, तो आप 44 AD का बेनिफिट ही नहीं ले सकते। प्रोफेशन हमने यहाँ केस देखा, कमीशन का यहाँ केस देख रहा है, पर्सन नहीं ले सकता। AB yes, क्योंकि मेरी ग्रॉस रिसीव 1 करोड़ क्रॉस कर दो गई, 95 लाख प्लस 6 लाख, 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ क्रॉस कर गई तो ऑडिट होगा। 1 करोड़ क्रॉस कर गई तो होगा, राइट। ये असेसमेंट ये 17-18 से चेंजेस आए। एक तो मेरी लिमिट यहाँ इस साल में 1 करोड़ से 2 करोड़ हो गई थी। दूसरा, मैं अगर 44 AD लेता हूं या 44 ADA लेता हूं, दोनों केसेस के अंदर पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट अलाउबल नहीं होगी पार्टनरशिप फर्म, अगर मैं 44 AD लेता हूं। और सेकेंडली, ये जो 44 AD4 आया, 44 AD4 ये आया, if benefit under 44 AD claimed in any year,
then have to claim for next 5 years. If you don't claim in any of these 5 years, then cannot claim for next 5 years. और आपको बुक्स मेंटेन करके ऑडिट कराना है अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड करती है मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टैक्स। ये कहता है सेक्शन 44AD4 फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2017-18। ये पहले नहीं था, 17-18 असेसमेंट ईयर से आया। ये 5 साल वाली कहानी सिर्फ 44AD में है, ADA में नहीं है, ADA में नहीं है, राइट। तो 44AD4 ये कहता है कि अगर आपने पहले कभी क्लेम किया, इस पे ध्यान देने की जरूरत है ना। एक बार हम 44AD के एसेंशियल्स समझ लें कि कौन ले सकता है कौन नहीं। शुड बी एन एलिजिबल एसएससी, एलिजिबल एसएससी डूइंग एलिजिबल बिजनेस। एलिजिबल एसएससी कौन है? इंडिविजुअल HUF फॉर्म एक्सेप्ट LLP। कई बार क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, कंपनी है 3% का प्रॉफिट दिखा रहा हूं, ऑडिट करूं क्या? अरे कंपनी में एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल HUF और फर्म, LLP को भी नहीं। एंड उसको कोई भी इन सेक्शंस का बेनिफिट नहीं लेना है, 10, 10A, 10B, 10BA, चैप्टर 6A पार्ट C 80H ऑनवर्ड्स। अगर वो इसका वो बेनिफिट लेता तो 44AD से बाहर एलिजिबल एसएससी नहीं, एलिजिबल एसएससी ही नहीं। और एलिजिबल बिजनेस करना चाहिए कि he should not be doing any business in the nature of 44AE। ट्रक्स वाला बिजनेस को 44AD नहीं मिलेगा। अगर वो 44AE का कर रहा है तो 44AE का मिलेगा, बट वो ट्रक्स लेके फिर इसमें काम कर रहा है तो कह रहा नहीं मिलेगा। Any business except as covered under 44AE, right? And further, उसकी जो टर्नओवर है that should be less than 2 crores, should be less than 2 crores। ये 44AE में कई जो क्वेश्चन हमारे को अमित जी ने पूछा कि मैं 44AE मेरे अपने ट्रक है, अब किसी के और के ट्रक है, तो जो वो वर्डिंग है वहां एलिजिबल बिजनेस की, वो कहता है एनी बिजनेस एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स एज रेफर्ड टू इन सेक्शन 44, यानी नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ मेरा बिजनेस जो है वो गुड्स कैरिज व्हीकल वो कवर्ड है। सो आप कहेंगे कि भाई प्रमोद तो कह रहा था कि भाई वो प्रोफेशन वगैरह को एप्लीकेबल नहीं, यहाँ तो सिर्फ ट्रक के बिजनेस की बात कर रहा, बाकी तो कोई बात कर ही नहीं रहा। यस, एलिजिबल बिजनेस तो यही है, लेकिन फर्दर सेक्शन है सबसेक्शन 6, वो ये कहता है कि सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन, सेक्शन नॉट एप्लीकेबल टू अ पर्सन कैरिंग प्रोफेशन अंडर सेक्शन 44AA1, कमीशन और ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस, एजेंसी बिजनेस, ये अगर करेगा तो उसको अलाउड नहीं होगा, वो पर्सन को अलाउड नहीं होगा। हमने प्रोफेशन का भी एग्जांपल देखा, हमने कमीशन का भी एग्जांपल देख लिया, पर्सन को अलाउड नहीं। एंड ऑफ कोर्स ही हैज टू डिक्लेयर प्रॉफिट, डीम्ड प्रॉफिट 8%, 6% और मोर डिक्लेयर करना है, क्लेम करना है। और ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैं ये मेरा मान लीजिए जैसे टीचिंग ले लो, टीचिंग तो प्रोफेशन नहीं है, बिजनेस है। मान लीजिए कोई ये कहता है जी मेरा तो 1 करोड़ रुपए का टीचिंग की रिसिप्ट, वो बैंक के अंदर अपने 1 करोड़ रुपए जमा करा देता है और कहता है जी 1 करोड़ तो मेरी ग्रॉस रिसिप्ट है, 8 लाख रुपए में मैं टैक्स दे देता हूं, तो बाकी 92 लाख क्या है भाई? It has to be commensurate with my funds flow। अगर मैं फंड्स फ्लो विद डेप्रिसिएशन एंड ऑल दिस थिंग, और इसीलिए ही जैसे कई क्वेश्चन थे कि मैं अपने आईटीआर के अंदर क्यों डेटर क्रेडिटर की डिटेल मांग रहा हूं, जस्ट टू अराइव एट दिस कि व्हाट इज योर फंड फ्लो। ऐसा तो नहीं है ना, क्या आप प्रैक्टिकली सोचे अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मैं तो हर केस में कहूं जी मेरे 2 करोड़ की रिसिप्ट है और मैं 16 लाख पे टैक्स दे दूं और बाकी पैसा मेरा सारा का सारा कैपिटल बन जाए। इज इट पॉसिबल? क्या ये लॉजिकल है? पहले इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इलॉजिकल चीज है। हाँ, कुछ एक चीजें में डीमिंग है,
लेकिन स्टिल ऐसा नहीं है कि टोटली लॉजिकल है कि मैं 2 करोड़ बैंक में जमा कराऊं 16 लाख पे टैक्स दे दूं और कहूं जी 1 करोड़ 64 लाख तो मेरा टैक्स फ्री हो गया। दैट कैन बी कवर्ड अंडर 69 है ना, 78% टैक्स। ये 16 लाख को जो आपने डिक्लेयर किया उसको चेंज नहीं छेड़ सकता, बट ये जो बाकी का अमाउंट है उसको तो कह ही सकता है ना। अगर आप खुद कह रहे हो जी आपका इतना प्रॉफिट है इस बिजनेस से कि आपकी रिसिप्ट तो 1 करोड़ की है या 2 करोड़ की रिसिप्ट है, प्रॉफिट आपका 16 लाख रुपए आपके जो आपने कहा हमने मान लिया, तो बाकी क्या है पैसा? आप कह रहे हो जी बाकी भी प्रॉफिट है, बाकी प्रॉफिट का आप तो कह रहे हो 16 लाख, तो whichever you are declaring that shall be agreed, that shall be deemed, but it does not give you right। वो आपको राइट नहीं देता है कि आप सिर्फ लोअर टैक्स देके कैपिटल बनाते चले जाए। नॉट अलाउड, प्लीज अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट। ठीक है, अब 44 ADA, अब 44 ADA की मैं अगर बात करूं तो 44 ADA में पिछले साल तक हर किसी को अलाउड था। फॉरवर्ड की बात अलग है, पर्सन जिसको अलाउड था हर एक को अलाउड था, यानी कि इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, कंपनी, किसी को रिस्ट्रिक्शन नहीं था। इस फाइनेंस एक्ट में रिस्ट्रिक्शन ले आए, और रिस्ट्रिक्शन लेके आए इन द बजट स्पीच, इंडिविजुअल, HUF फर्म एक्सेप्ट LLP। फिर उन्होंने रियलाइज किया कि भैया HUF तो प्रोफेशन कर नहीं सकता, तो जब फाइनेंस एक्ट फाइनल आया तो अमेंडमेंट के थ्रू HUF हटा दिया। अब सिर्फ इंडिविजुअल और फर्म रह गई जो कि 44 ADA का बेनिफिट ले सकते हैं। कौन ले सकता है? दैट इंडिविजुअल और फर्म should be engaged in a profession under section 44AA1 read with rule 6F, कोई और नहीं। जो इस 44AA1 में कह रखा है सिर्फ वो ही 44 ADA में जा सकता है, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन। वर्ड यूज नहीं है स्पेसिफाइड प्रोफेशन, क्योंकि उनको स्पेसिफाई किया हुआ है, इसलिए हम यूज करते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अमित जी ने बहुत सारे क्वेश्चन भेजे थे, क्या ये प्रोफेशन है कि नहीं है? जो इसके अंदर कवर्ड है बस वही स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, बाकी कोई भी नहीं कवर्ड है 44 ADA। कौन से हैं नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। राइट, एंड ऑफ कोर्स ग्रॉस रिसीप्ट शुड बी लेस देन 50 lakhs और प्रॉफिट आप 50 लाख 50% या उससे ऊपर ज्यादा डिक्लेयर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इट शुड बी कमेंसरेट विद माय फंड्स फ्लो, जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, तो अब हम यहाँ पे ये देखें कि बेसिकली अगर मैं बात करूं मेरा ये 44 ADA के अंदर स्पेसिफाइड कौन कौन से हैं? रेड 44AA1 रूल 6F। अब जो इस स्लाइड में आएगा सिर्फ यही 44 ADA का बेनिफिट ले सकते हैं, बाकी सारे नहीं ले सकते, व्हाट इज दैट सेइंग? अकाउंटेंसी, और यहाँ पे अकाउंटेंसी की बात जो है ये नेचर पे डिपेंड करता है सर्विस। ऐसा नहीं है कि मैं एडवोकेट या मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या एडवोकेट हूँ और मैं ग्रोसरी शॉप खोल ली तो मैं तो भैया CA हूँ, मैं तो एडवोकेट हूँ, ग्रोसरी शॉप खोल ली, मेरी तो प्रोफेशन में आ जाएगा। नो, ऑन द नेचर ऑफ सर्विस। सो अकाउंटेंसी वुड इंक्लूड चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, पार्ट टाइम अकाउंटेंट, सारे के सारे सर्विस। नेचर ऑफ सर्विस हैज टू बी अकाउंटेंसी। एंड देन आर्किटेक्ट्स, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव्स, कंपनी सेक्रेटरी, इंजीनियर्स, ये फिल्म आर्टिस्ट, एक्टर्स, कैमरामैन, एडिटर्स, ये सारे के सारे, इंटीरियर डेकोरेटर्स, लीगल पर्सन्स, एडवोकेट्स, मेडिकल्स, डॉक्टर्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब नोटिफाइड हैं अंडर रूल 6F। कुछ तो 44AA1 में दे रखे और बाकी कुछ जो हैं वो रूल 6F में नोटिफाइड है। और आज की डेट में सिर्फ इतने ही, तो आपके माइंड में जितने और थे उन सबको 44 ADA से बाहर निकालो, 44 ADA से बाहर निकालो। राइट, एक बार हम प्रोफेशन को और एक एंगल से समझें। थोड़ा सा प्रोफेशन को 3-4 सेक्शन में डिस्कस किया गया है ना। डेफिनेशन की बात करें वो कहता है प्रोफेशन इंक्लूड्स वोकेशन, वो छोड़ दें आप, लेकिन वो बात करता है 44, हम बात करेंगे AA की, 44 ADA की, जो हमने डिस्कस कर लिया 44 ADA, 44 AB की,
एंड नेक्स्ट इज माय 194J जहां TDS कटता है। AA की जब मैं बात करता हूं, 44AA बुक्स मेंटेन करने की बात करता है कि बुक्स कब किसको मेंटेन करनी है, क्या बुक्स मेंटेन करनी है, राइट। कई सारे क्वेश्चंस बुक्स के ऊपर भी, राइट। जब मेरे को बुक्स मेंटेन करनी है तो 44AA के 5-6 सबसेक्शंस हैं। हम 2 सबसेक्शंस की बात करेंगे, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 जो हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया, दैट टॉक्स अबाउट माय प्रोफेशन, जो कि नोटिफाइड, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, जो लिखे हुए हैं, रेड विद रूल 6F, राइट। वो सब प्रोफेशन, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, जहां पर सबसेक्शन 1 कहता है इनको बुक्स मेंटेन करनी ही करनी है, रेड विद रूल 6F, चाहे वो 44ADA में है या नहीं है, चाहे वो 44ADA में है या नहीं। एंड इन दिस केस किसको मेंटेन करनी है? जिसकी की ग्रॉस रिसीव्ड 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर रही है, 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर रही है, उसको बुक्स मेंटेन करनी है, चाहे वो 44ADA में है या नहीं है। कौन सी बुक्स? कैश बुक, लेजर, अक्रूअल सिस्टम है तो जर्नल, और जो मेरे इनवर्ड आउटवर्ड बिल्स हैं उनकी कॉपी। अब आप मान लीजिए आपका एसएससी 44ADA में है, ठीक है, तो आपको जी मैंने, और पर्पस क्या है कि यू हैव टू मेंटेन द बुक्स सो दैट द असेसिंग ऑफिसर इज एबल टू कंप्यूट द इनकम एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब मैं 44ADA में चला गया, मेरे को बुक्स मेंटेन करनी है, मेरी मान लीजिए 20 लाख रुपए की रिसिप्ट है, मेंटेन करनी है, हाँ जी करनी है। तो क्या करूंगा, ये लेजर अकाउंट के अंदर एक लेजर अकाउंट खोलूंगा, एक्सपेंडिचर, उसमें अपने डिटेल डालता रहूंगा। अब ये एक्सपेंडिचर किस में किया, ये मेरे को रिलीफ दे रखा है 44ADA में, ये नहीं पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे। तभी मैंने कहा फंड्स फ्लो होना चाहिए। 44ADA में एक्सेप्शन नहीं, सबसेक्शन 1 में एक्सेप्शन नहीं। सबसेक्शन 2 बात करता है बिजनेस की भी और प्रोफेशन की अदर देन 44AA1, यानी बाकी प्रोफेशन यहां कवर है। जो स्पेसिफाइड है वो तो यहां कवर्ड है, बाकी सब यहां आ जाते हैं। और यहां पर मेरे को कब बुक्स मेंटेन करनी है, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, मेरी टर्नओवर ग्रॉस रिसीव 2.5 लाख से ऊपर, प्रॉफिट 25 लाख से ऊपर, और प्रॉफिट 2.5 लाख से ऊपर, बाकियों के लिए 10 लाख की और 1,20,000 की है। बहुत लोगों के पास 139.9 आया, जिन्होंने नो अकाउंट केस कर रखा था, वही 4 लाख रुपए की इनकम दिखा रखी थी, कमीशन इनकम है 4 लाख रुपए की। अब 5 लाख से नीचे है, टैक्स कोई बनता नहीं है, लेकिन बुक्स की रिक्वायरमेंट हाँ है, 2.5 लाख से ऊपर है ना, तो 44AA कहता है रिक्वायरमेंट है बुक्स की। हाँ, 44AD के लिए कंट्रोवर्सी है, आई एक्सेप्ट, बट दोनों व्यूज हैं। हालांकि ये सब कुछ था छोटे असेसीज के लिए, सबको रिलीफ देने के लिए, बट थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बना रखा है, कॉम्प्लिकेट बना रखा है। इंटरेस्टिंग बना रखा है तभी प्रोफेशनल्स की जरूरत है, वरना जरूरत ही नहीं है ना। फिर 44ADA प्रोफेशन की बात करता है, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 44AA1 की बात करता है, सिर्फ यही जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। मेरा जो TDS है सेक्शन 194J में, अब 194J में जितना TDS कट गया, हम सोचते हैं प्रोफेशन, हालांकि उसकी हेडलाइंस प्रोफेशन एंड टेक्निकल सर्विस, बट 194J में TDS किस किस पे कटता है? प्रोफेशन,
royalty, fee for technical services, director fee, non-compete fee, है ना सब पे। और 94J 194J क्या कहता है, इसने भी कुछ कुछ स्पेसिफाई कर रखे। 194 ये कहता है 194J में प्रोफेशन उन्होंने स्पेसिफाई कर रखे है या फिर एनी अदर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 44AA1। तो इसके अंदर मेरे ये वाले सारे आ गए, प्लस जो कि नोटिफाई कर रखे हैं 194J के अंदर। नोटिफाइड यहाँ पर 44AA1 में नहीं, 194J में नोटिफाइड। तो क्या ऐसा कोई प्रोफेशन है, क्या कोई ऐसा प्रोफेशन है जो कि 194J में नोटिफाइड है और 44AA1 में नहीं है? हाँ है, दैट इज स्पोर्ट्स पर्संस। तो ये जो स्पोर्ट्स पर्संस हैं ये 194J में कवर्ड है, बट 44AA1 में नहीं है, तो ये 44ADA में नहीं जा सकते। ये 44ADA में नहीं जा सकते, राइट। और 44AB बात ए करता है बिजनेस की, बी करता है प्रोफेशन की, राइट। और बहुत सारे जो केस लॉस थे जो ये कहते हैं कि एडवर्टाइजिंग एजेंट ये प्रोफेशन नहीं है, ये बिजनेस है। क्लियरिंग फॉरवर्ड एंड शिपिंग एजेंट्स ये बिजनेस है। इंश्योरेंस एजेंट ये बिजनेस है। ट्रैवल एजेंट बिजनेस है। शेयर एंड शेयर ब्रोकिंग बिजनेस है। कोरियर एजेंसी बिजनेस है। नर्सिंग होम कहता है अगर आपने प्रॉपर नर्सिंग होम करके बेड बना रखे हैं, डॉक्टर्स आते हैं बहुत सारे, तो ये बिजनेस है। तो क्या ये 44AD में कवर हो सकते हैं? ऑफ कोर्स ये सब तो नहीं हो सकते क्योंकि सारे एजेंसी बिजनेस हो गए कमीशन वाले, ये नहीं जा सकते, ये जा सकता है। प्लीज यहां तक आपके कोई भी क्वेश्चन हो, यहां तक आपके अब प्रेजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, आशीष गुप्ता जी का क्वेश्चन है, आई एम हैविंग LIC कमीशन एंड ट्रेडिंग ऑफ क्लॉथ, कैन आई डिक्लेयर इनकम 44AD? ये मैंने आशीष जी एग्जांपल लिया था, नहीं ले सकते, क्लियर कट नहीं ले सकते। एडवांस रिसीव्ड इनकम इज टू बी ऑफर्ड इन द ईयर ऑफ द रिसिप्ट और बिलिंग। अमित जी 44AD में आपको देखना पड़ेगा सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट, क्या नेचर ऑफ बिजनेस है आपका। आपको ये देखना है कि मैं ग्रॉस रिसिप्ट में जा रहा हूं, टर्नओवर है, बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है उस पर डिपेंड करेगा। अमित जी तो आप अपना बिजनेस बताएं, अनम्यूट करके, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। कैन एसएससी ऑफर 44AD ADA इवन इफ इनकम इज लेस देन 8%? अवॉइडिंग, नो ही कैन नॉट, नहीं कर सकता ना। मैंने आपको अभी तो एग्जांपल दिया कि कब मेंटेन करना है, कब नहीं करना। 44AD वो मान लीजिए नया एसएससी, मैंने आपको एग्जांपल दिए, बिना 44AD के बुक्स तो मेंटेन करनी पड़ेंगे। बुक्स मेंटेनेंस का मैंने आपको 44AA1 का पूरा एग्जांपल दिया, कब मेंटेन करना है। हाँ, अगर उसका 25 लाख से नीचे की रिसिप्ट है, 2.5 लाख से नीचे का प्रॉफिट है, तो जा सकता है ना 44AD में। ADA में 1.5 लाख से नीचे की रिसिप्ट है, जा सकता है। Some clients deduct 194C and some in 194, जो क्या इनकम ऑफ अंडर बोथ। अभी तो आपको मैंने आंसर दे दिया इसका सर। डिडक्शन ऑफ, लगता है मेरा सेशन आपने गौर से सुना नहीं, मैंने इसका आंसर ऑलरेडी दिया। डिपेंड करता है नेचर ऑफ सर्विस क्या है। अगर आपकी नेचर ऑफ सर्विस प्रोफेशनल 44AA1 की है तो आप 44AD में जा ही नहीं सकते। Not covered 44AA1, TDS deducted नहीं, TDS deducted under 194J hardly matters। मान लीजिए आपका रॉयल्टी थी तो 194J में डिडक्ट होगा ना। So in that case it would be 44AD। और आप कह रहे हैं अनक्वालिफाइड सीए, मैंने आज का भी एग्जांपल लिया, अकाउंटिंग वर्क कर रहा है तो 44ADA में जाएगा।
Ashish ji का क्वेश्चन है, if turnover for assessment year 18-19 was 19 lakhs and we filed ITR under section 4480, turnover was 1.25 lakhs, 1.25 करोड़ है कि 1.25 lakhs? तो आप 1920 में 1.25 करोड़ होगा आपका, तो आपने 44 AD नहीं लिया और आपने ऑडिट कर दिया। अब 20-21 के अंदर आपको ऑडिट मैंडेटरी, क्योंकि आपने 18-19 में AD ले लिया था, तो आपको 5 साल तक अब बुक्स मेंटेन करके ऑडिट कराना पड़ेगा। राजा शेखर जी आप बताइए, मैंने 44 आपका राजा शेखर जी एक क्वेश्चन है, प्राइवेट ट्यूशंस आर कवर्ड अंडर 44 ADA, मैंने आपको लिस्ट बताई, उसमें आप बताइए किसमें कवर हो सकता है? हो सकता है किसी में हो सकता है, तो हो सकता है, मेरे हिसाब से तो किसी में कवर नहीं, हमने आपको भी बताया, राइट? मीनू जी का क्वेश्चन है, कैन आई अवेल 44 ADA इफ आई एम गिविंग कंसल्टेंसी सर्विसेज टू अ यूरोपियन थिंक टैंक? डिपेंड ना, हार्डली मैटर्स कि आप किसको दे रहे हैं, डिपेंड कर रहा है कि आपका ये किस सर्विसेज से कवर्ड है। मान लीजिए मैं सीए हूं, मैं सीए की कंसल्टेंसी दे रहा हूं, तो हाँ मैं अकाउंटेंसी में कवर हो जाऊंगा। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ 44 AA1 में कवर्ड है कि नहीं। Before amendment to 44 AD, section was clear that books and accounts are not required to be maintained. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन है, before amendment to 44 AD, section was clear that books and accounts are not required to be maintained, but after amendment ऐसी था कि अगर आपका डीमिंग प्रॉफिट से नीचे दिखाते हैं तो आपको बुक्स मेंटेन करके ऑडिट कराना, अभी भी ऐसे ही। बट क्या है कि 44 AA1 के अंदर 44 AA2 के अंदर उन्होंने जो एग्जाम जो कैटेगरी दी जिनको बुक्स मेंटेन करनी है, उसमें उन्होंने 44 AD4 को कवर कर दिया। तो उससे एक ये कॉम्प्लिकेशन आ गई, क्या 44 AD में बाकियों को एग्जाम्पशन है, सर 44 AD4 को मेंटेन करना है। सो इट कम्स इनटू डिफरेंट व्यूज। सो वहां पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी। घनश्याम पटेल जी, सेल ऑफ प्लॉट्स, yes they can opt for 44 AD, they can opt, but take care of the funds flow, take care of the fund flow. Any other question please? The SSC is having turnover from trading business of rupees 1.5 crores and also have meager commission income. He cannot opt for 44 AD, चाहे 100 रुपए की कमीशन है। इनकम ऑफ कपिल जाजू जी का है, ऑफ इनकम ऑफर अंडर 44 AD एंड ADA, कर ही नहीं सकता सर। डिपार्टमेंट को जब तक जाएंगे आपका दिक्कत कर देंगे। अब करने लग गए हैं, अब करने लग गए हैं सर, वो भी तो लर्न कर रहे हैं। एक्ट हमको पता होना चाहिए, लॉ हमको पता होना चाहिए। फंड फ्लो इन केस ऑफ प्लॉट्स, अगेन फंड फ्लो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि कितने की सेल की, कितने का खर्चा है, नेट आपके पास कितना बचा, जितना बचा उतना डिक्लेयर करो। कहाँ खर्चा किया ये नहीं पूछेंगे। 4 लोगों के हैंड्स रेज्ड है, तो उनको अलाउ कीजिए जी, एक बार अनम्यूट करके। Future option, yes, they are also covered under 44 AD, no restriction Akhilesh ji, they can also take, but again fund flow देखिएगा, सब कुछ तो NEFT के थ्रू है, सब कुछ पता है। ऐसा नहीं है कि आपका फ्यूचर ऑप्शन से 1 करोड़ का प्रॉफिट आ गया, आपको जी मैं 16 लाख दिखा रहा हूं ना, टॉप लाइन तो प्रूव करनी पड़ेगी। अंकुर जी, टर्नओवर एक्सीडिंग 1 करोड़ है, इनकम ऑफर्ड इज मोर देन 8%। हाँ, आपने 44 AD तो ले ही नहीं रहे हो ना। 44 AD नहीं लेते हो तो ऑडिट करना पड़ेगा ना 1 करोड़ के ऊपर। गणेश जी का क्वेश्चन है कि नोटिस रिसीव्ड, हाँ पीछे आए थे, फिर उन्होंने जब बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं 194J में सर TDS कार्ड देने से मेरा 44 AD नहीं होगा, ये पीछे आए थे। फिर उन्होंने एक नया कर दिया, एक सेक्शन क्रिएट कर दिया जहां पे उन्होंने कहा कि अगर आप कौन से प्रोविजन के अंदर इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तो पहले ये इशू आया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं गणेश जी, फिर CPC ने इसको ठीक कर लिया।
तेजपाल जान जी, एनी लॉस इन फ्यूचर एंड ऑप्शन? सो लॉस है तो लॉस क्लेम कीजिए। 44 AD में क्यों जाना चाहते हैं? आयुष सुमानी जी का फ्यूचर एंड ऑप्शन साइड इनकम ऑफ AB ऑडिटेड पर्सन, हाउ टू प्रोसीड? समझ में नहीं आया मेरा को क्वेश्चन आपका आयुष जी। आपके पास फ्यूचर एंड ऑप्शन है, इनकम है, ठीक है, तो आपने ऑडिट कराना है तो ऑडिट कराइए। हाउ टू प्रोसीड मतलब बुक्स मेंटेन करके ऑडिट कराइए, है क्या उसमें? या तो मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया आपका शायद। अंजलि जी, अमित जी, कुछ लोगों के हैंड्स रेज्ड हैं तो शायद वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। अज्यूम माय टर्नओवर इज 50 करोड़। सर 50 करोड़ में कैसे होगा? 2 करोड़ की लिमिट अभी तो अभी डिस्कस किया था अपन ने अंकुर जी। 2 करोड़ से ऊपर तो 44 AD जा ही नहीं सकते ना। फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस टर्नओवर 125 बट प्रॉफिट इज 8 लाख, 8% से नीचे हो गया, ऑडिट रिक्वायर्ड। अगर आपका बाकी क्राइटेरिया देखिए ना, 5% वाला कैश पोर्शन आप देखिए, अगर 5% से नीचे है रिसिप्ट्स का और पेमेंट्स का तो नहीं रिक्वायरमेंट है। अभी हमने ऑडिट वाला वो पोजीशन डिस्कस नहीं किया, ऑडिट वाला भी करेंगे तब आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अमित जैन, सैलरी एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर आर ट्रीटेड एज बिजनेस, दिस रिसीव्ड ट्रीटेड एज बिजनेस अंडर 44 AD। यस, लेकिन आप उसके अगेंस्ट एक्सपेंडिचर क्या क्लेम करोगे? कर सकते हैं। देखिए, एक बात तो सारे के सारे प्रोफेशनल समझ लें, क्लाइंट का टैक्स कम कराने का काम नहीं होता प्रोफेशनल का, सही टैक्स जमा कराने का काम होता है प्रोफेशनल का। जहां पर आप ये समझ लें कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम क्लाइंट का टैक्स बचा रहे हैं तो हम क्लाइंट का नुकसान कर रहे हैं। वो जितना टैक्स देगा, जितना ग्रो करेगा, जितना वाइट होगा, उसका फायदा आपका फायदा। तो ये जरूर माइंड में रखें। गणेश जी, कमीशन इनकम ऑफर्ड अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नहीं, अभी तो गणेश जी बताया पर्सन को अवेलेबल नहीं है। ये नहीं है कि हेड चेंज कर दूंगा तो कोई डिफरेंस हो जाएगा। आप सैलरी को अदर सोर्स में दिखा देंगे तो नहीं जी मेरी तो सैलरी भी अदर सोर्स होगी, ऐसे नहीं है। हम सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, वी हैव टू गो एज पर द लॉ। ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज डेली बेसिस टर्नओवर इज अबव 40 करोड़, तो ऑडिट कीजिए। तेजपाल जी, ऑडिट कीजिए ना, इसमें तो सारी लिमिट्स क्रॉस कर गई है। ऑडिट कीजिए, इसमें कोई 44 AD प्रेजम्पटिव वाली कोई कहानी ही नहीं है ना। 40 करोड़ की टर्नओवर बता रहे हैं आप। इक्विटी शेयर ट्रेडिंग बिजनेस बिलो 2 करोड़ कैन ऑफर 44 AD। यस, आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस आंसर। एडवोकेट मनीष जी, आई हैव ऑलरेडी गिवन दिस आंसर। Any other question on 44 AD, ADA, AE? आशीष जैन जी को अनम्यूट कीजिए प्लीज। आशीष गुप्ता को अनम्यूट करें। आशीष गुप्ता जी को, सॉरी। वो हाँ वो हाँ सर, सीए आशीष गुप्ता जी सर, आप क्वेश्चन पूछिए, अनम्यूट किया है। मीनू कपूर जी भी कह रही है। हाँ मैडम, अनम्यूट किया है आपको। क्वेश्चन, हाँ जी। So can I ask? Yes, please. Sir, I wanted to know, I am doing consultancy, but it is not hardcore accounting. It is to do with sustainability, green bonds and things like that. And you know, how to suggesting the new sources of finance and all that. Can it be covered under technical consultancy? And can I avail 44 ADA? This is the first time I've started, and my turnover is for last year is not more than 50 lakhs.
So So can you are practicing as a chartered accountant, and into that firm only you are doing it, or No, I have a firm, but my GST does not say, doesn't give the chartered accountant firm, because my firm's name is Meenu Kapoor and Company, but my GST number is only Meenu Kapoor, a proprietorship, because this doesn't have nothing to do with, my hardcore accountancy. no? If I talk about accountancy, Yeah. so any chartered accountant who is practicing, so you have to see, when we are a chartered accountant, I have to see from all the angles. So Okay. if I am a chartered accountant, then I have to see that I am doing my profession as a chartered accountancy. Simultaneously, I am doing something other also. So I have got two businesses. One as Meenu Kapoor and one as Meenu Kapoor and Company or Associates. So to the institute, I have told Meenu Kapoor and Associates, and I am doing separately also. So I am telling that I am engaged in the profession at other than CA also. Yeah, this is the only thing I'm doing practically, but I do have a certificate of practice. So But you are my having certificate of I practice. was not in India. I came back a year back, and then I started doing this. You should say, to be very frank, you should Yeah. say that all this is your, because this all services can be given by a chartered accountant Okay. in her chartered accountancy practice. Okay. So but my GST form and my GST registration doesn't mention that. Will that affect anything? No, that doesn't matter, because the nature you say chartered accountancy, that is quite fine. The nature is of the chartered accountancy, so you get of 44 ADA. Okay. So I can avail for 44 ADA. Yeah. Okay, thank you. And one more question I want to ask you: when do I have to maintain any books of accounts? Because you were saying there is some Yes, you have to. dependency. I You have have to. Yeah. The ones you were saying I have to maintain all those. Yeah. And plus two, when I say, like, if I feel my do I have to show all the expenses and everything in there, right? Yeah. If you avail of 44 ADA, then of course the expenses, the details they won't be asking, but of course you should have some expenses. Okay, fine. Hello, Pramod sir. Thank you, sir. Thank you. Hanji. Hello, Pramod sir. Good afternoon. नमस्ते. हेलो. हाँ नमस्ते जी. प्रमोद सर, मैंने भी क्वेश्चन पूछा था आपसे थोड़ी देर पहले कि बंदे ने ऑप्ट आउट इसलिए किया 44 एडी से. मान लीजिए उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया, तो अगेन कैन ही ऑप्ट फॉर 44 एडी इन द थर्ड ईयर इफ टर्नओवर गेट्स बिलो 1 करोड़ रुपीस? सर सपोज मान लीजिए फर्स्ट ईयर में, हाँ मैं सर वापस पूछता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में टर्नओवर 75 लाख था, वो सर 44 एडी ऑप्ट कर लिया, पर सेकंड ईयर में उसका टर्नओवर सर 2 करोड़ से अबव हो गया. दैट्स व्हाई ही हैड टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द 44 एडी. उसे ऑप्ट आउट करना पड़ा. अब थर्ड ईयर में टर्नओवर अगेन 75. हाँ सर, एक मिनट यहीं पे रुक जाओ. फर्स्ट ईयर में आपने बोला 75 लाख, ठीक है. सेकंड ईयर में आपने बोला कि उसका 2 करोड़ क्रॉस कर गया, तो वो ऑप्ट आउट कर गया. हाँ. Your this language needs to be corrected. He did not opt out. Yes sir, correct. He had no option, na. Yes sir, ineligible था. Yes sir. Got it. हाँ, तो अब आपका आंसर आ गया ना. तो he did not opt हाँ out. सर, ये आंसर आ गया, बिल्कुल सर आ गया. लेकिन सर ये एक चीज पूछूं मैं, अगर 2 करोड़ से नीचे होता है तो 44 एबी में तो लिमिट 1 करोड़ ही है ना सर. 44 एबी में ऑडिट की लिमिट 1 करोड़ ही है सर. तो अगर 1.25 करोड़ टर्नओवर, 1.25 लाख टर्नओवर, सॉरी 1.25 करोड़ टर्नओवर ही होता है अगर, तो भी वो ऑप्ट आउट नहीं माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से. If I'm not auditing the books of accounts, मेरे हिसाब से सर, whatever your suggestion sir. नहीं, ऐसा नहीं है. 2 करोड़ तक है तो 2 करोड़ तक आपको लेना ही पड़ेगा. नहीं लेते हो तो ऑडिट करवा रहे हो, वरना 2 करोड़ तक तो आप जा ही सकते हो ना. अच्छा, मतलब वो माना जाएगा 2 करोड़ तक तो. 1.5 करोड़ में 44 एडी में चले जाओ, ऑडिट नहीं है ना. हाँ नहीं है. फिर 2 करोड़ तक नहीं है तो माना जाएगा 2 करोड़ तक तो 44 एडी ऑप्ट करना ही पड़ेगा. ठीक है सर, ठीक है. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ग्रेट. Rajashekar ji, agriculture income is also there in addition to 44 AD income. Yes, they can go. There is no issue.
they can go for 44 AD. तेजपाल जी का कहना है ट्रांसपोर्टर बहुत से लोग बाहर हो गए हैं इस अमेंडमेंट के कारण, रिटर्न भी नहीं भर रहे हैं, तो जब पता लगेगा सर तब पेनल्टी के साथ आपके पास आएंगे तेजपाल जी, और कुछ नहीं कर सकते आप। ये देखो लॉस तो आपने नहीं बनाए, हम लोगों ने बनाए ना, सीए एडवोकेट ने तो बनाए नहीं, सरकार ने बनाए। वी शुड नॉट टेक दैट स्ट्रेस। जीएसटी का मिसमैच तो सर हमेशा कैश और अक्रूवल सिस्टम में रहेगा ही रहेगा। अंकेश जी का इन केस ऑफ मनी लेंडिंग बिजनेस इंटरेस्ट इनकम कैन बी ऑप्टेड। अगर आपका बिजनेस है तो ऐसे इंडिविजुअल को तो आरबीआई अलाउ नहीं करता, इंडिविजुअल को अलाउ नहीं करता है फाइनेंस का बिजनेस, तो एक बार ये सोच समझ के करिए। In starting months of 2021 was complete lockdown and business was nearly down, but dimming income in this month for 40 AV will be difficult on taxpayer. Can we provide income for remaining months only and not for the whole year? अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ये आता है कि वो पर मंथ पर ट्रक की बात करता है, तो जितने ट्रक आपका वो अभी ऑप्शन तो ऐसी है नहीं, अभी ऑप्शन तो ऐसी है नहीं, फिर भी अगर एक बार चेक करना पड़ेगा अगर ऐसा कुछ है कि जो जिस महीने ट्रक यूज नहीं हुआ उस महीने का क्या कोई एग्जम्पशन। देखो फ्रैंकली तो सेक्शन में तो है नहीं, अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन में तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिस महीने का होगा कोई एग्जम्पशन मिलेगी। पूरे का लेना पड़ेगा सर, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। स्टैम्प वेंडर सेल, एक सेकेंड जस्ट, अब भेजा क्या आपने? ये मेंबरशिप नंबर जो लोग लेके कर जा रहे हैं या जो भी उनकी वो चैट फाइल सेव करते हैं पूरी एक साथ में, एक चैट फाइल इसको कहाँ करूँ सेव? नहीं किया, ये तो ये आ गया, हाँ वही तो। हाँ सॉरी, stamp vendor sales stamp of 1.25 crore but commission on same is only 2 lakh। मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि ना स्टैम्प वेंडर के केस के अंदर, ये क्वेश्चन अमित जी ने भी मेरे को भेजा था, स्टैम्प वेंडर के केस के अंदर he doesn't become the owner of the stamp paper, he is only getting the commission, so in that case the risk and reward is not transferred, so only commission would be there, तो commission 1 crore क्रॉस करेगा तब जाके ऑडिट। घनश्याम जी इस साल की टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस कर गई है। स्टूडेंट्स को सीपीआर नहीं मिलते हैं। आशीष जी मैं ऑलरेडी आंसर दे चुका हूं कि हम 44 एडी और एडीएस साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते। बस यही आया। आयुष सुमानी जी का assess is carrying on kirana business, he also has future and option trading for which he has incurred loss. His kirana business is covered under audit and also 44 AB, ठीक है, under section 44 AB. Now the turnover as per future and option be considered separately or on the same audit can be presented to carry forward such। वीडियो रिकॉर्डिंग आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन के बिजनेस से किराने का के लॉस से किराने का ट्रेडिंग का प्रॉफिट एडजस्ट हो जाएगा, दोनों ही बिजनेस है, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दो सेपरेट बिजनेस है, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा। असेसी इनकम अंडर सेक्शन 44 एडी और एडीए एंड आल्सो एग्रीकल्चर इनकम 5000। ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। एसएससी इनकम अंडर 44 एडी और एडीए एंड आल्सो एग्रीकल्चर इनकम ओवर 5000 मैनी टाइम रिसीव। आईटीआर से ही फाइल कीजिएगा,
ITR 3 फाइल होगा इसके अंदर, ITR 4 नहीं होगा। ठीक है, 3 करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा क्लियर। और कोई क्वेश्चन प्लीज? चलिए आगे चलते हैं, कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, टैक्स ऑडिट की बात करें हम। तो ये जो टैक्स ऑडिट होता है, ये टैक्स ऑडिट क्या होता है? ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 44AB की बात करते हैं, सिर्फ 44AB ही टैक्स ऑडिट नहीं होता। ये सारे सेक्शंस में जो ऑडिट होता है 44AB होता है। हम 44AB की बात कर रहे हैं, पर 12A ऑल सब के अंदर भी ऑडिट होता है, पर हम अभी 44AB की बात कर रहे हैं। 2021-22 के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि जो लेजिस्लेशन है 44AB रूल 6G, जिसमें फॉर्म 3CA, 3CB, 3CD एंड 271B की बात करते हैं। तो 44AB के 5 क्लॉजेज हैं जो हमने अभी लमसम में डिस्कस किए। एक के अंदर तब होगा जब मेरे बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ एक्सीड की करेगी, 5 करोड़ पिछले साल थी, अब 10 करोड़ हो गई है। इसका हम डिफरेंस समझेंगे। प्रोफेशन से अगर मेरा ग्रॉस रिसीव्ड एक्सीड्स 50 lakhs, बिजनेस मेरा अगर 44AE, BB, BBB and income is more than the deemed profit, less than the deemed profits, then 44ABC. प्रोफेशन में 44ADA में डीमिंग प्रॉफिट लेस देन 50% एंड टोटल इनकम इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, देन 44ABD एंड ई के अंदर बिजनेस का मेरा 4484 एंड टोटल इनकम इज एक्सीडिंग द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। इन 5 क्लॉजों के अलावा किसी भी और क्लॉज के अंदर ऑडिट नहीं होता। So whenever you have doubt, just see these 5 clauses. If you are falling into any of these 5, then there is a requirement of tax audit. Otherwise, there is no requirement of a tax audit. Otherwise, there is no requirement of a tax audit. Right? If you doesn't fall into this, the pertinent thing is for 44AE, this 44ABC. Here, if it is less than the deemed profits, then you have to get it audited. There is no condition which is there in clause D and D कि total income should exceed the maximum amount not chargeable to tax. ये 2.5 लाख क्रॉस करना चाहिए इंडिविजुअल HUF के लिए। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट सी में नहीं है, बट इन दोनों में है, तभी ऑडिट। एंड ऑफ कोर्स रूल 6G की बात करता है कि कौन से फॉर्म में इशू करना है। And here again, if I talk about 3CA, where a person who is required to get his accounts audited under any other law, or 3CB, any other case, 3CD in दोनों के अक्षर। I'm not going into detail for this 3CA, 3CB, 3CD. एक हमारे इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम भी है 25 तारीख को, कल 25 मई 2021 4 से 6 टैक्सेशन ऑडिट क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, जिसमें हम 44AB और 3CA 3CB के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट? एंड पेनल्टी अगर 1.5% टर्नओवर का 1.5% या मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। अब एक ये चेंज आया है 44ABA में, चेंज आया पहला असेसमेंट ईयर 2021 और अब असेसमेंट ईयर 21-22। चेंज क्या है? पहले 1 करोड़ से पिछले साल की 5 करोड़, अब की है 10 करोड़। 10 करोड़ की लिमिट कब होगी? 1 करोड़, लेकिन 10 करोड़ हो जाएगी मार्च 21 के लिए अगर मेरे रिसिप्ट्स अमाउंट का कैश पोर्शन 5% एक्सीड करता है तो। एंड अगर 10 करोड़ की लिमिट तब होगी जब मेरा रिसिप्ट पोर्शन का कैश पोर्शन 5% एक्सीड नहीं करता एंड पेमेंट्स का भी कैश पोर्शन 5% एक्सीड नहीं करता। अंडरस्टैंड कि अगर मान लीजिए मेरे क्लाइंट की टर्नओवर 3 करोड़ है या 8 करोड़ है और उसका रिसिप्ट्स का कैश पोर्शन इज लेस देन 5%,
पेमेंट्स का कैश पोर्शन भी लेस देन 5%, इन दैट केस माय लिमिट वुड बी 10 करोड़। अगर एक भी एक्सीड कर जाएगा 5% से तो उसकी लिमिट वापस 1 करोड़ रह जाएगी। मेरा ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर, ये हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटर ए एंड कंपनी। उसकी जो पेमेंट्स है वो सारी की सारी एनईएफटी से, आरटीजीएस से, सोल प्रोप्राइटर। उसकी जो रिसिप्ट्स है 6 करोड़ की सेल है, जिसमें से सिर्फ 20 लाख रुपए कैश है। 6 करोड़ का 5% होता है 30 लाख, लेकिन सिर्फ 20 लाख कैश है। बाकी और रिसिप्ट्स उसकी है कि प्रोप्राइटर ने कैश इंट्रोड्यूस किया, कैपिटल 25 लाख, लोन लिया 50 लाख। इन फैक्ट्स के ऊपर क्या इसका टैक्स ऑडिट होगा 44 एबी में? असेसमेंट ईयर 21-22 में क्या इसका टैक्स ऑडिट होगा इन फैक्ट्स के ऊपर? सभी का कहना है यस, एंड यस यू आर राइट। टोटल रिसिप्ट 675 लाख की और कैश 45 लाख है। मेरे को रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना है, एंड रिसिप्ट पेमेंट के अंदर मेरे को यहाँ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, ये सारे रिसिप्ट्स, ये सारी पेमेंट्स, इसका कैश पोर्शन कितना है, 5% है कि नहीं? So my partners introducing capital or partner withdrawing both are covered, here receipt, here payment, right? Now one question which I wanted to ask is, we saw this, right? Now my question is, where my turnover was, assessed turnover was 8 crores, receipts cash portion is less than 5%, payments cash portion is also less than 5%. Can I still do the audit even if it is not required? कर दूं? ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है? कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? आशीष जी, राजशेखर जी कह रहे हैं ऑप्शनल, आशीष जी भी कह रहे हैं ऑप्शनल, संतोष जी कह रहे हैं नो, अंकुर जैन जी का भी कहना है यस कैन बी डन। एक आधा मैंडेटरी, अब्दुल जी का भी कहना है ऑप्शनल, यस कैन बी डन। प्लीज सी द आंसर इज नो, यू कैन नॉट डू इट। ऑडिट कभी भी ऐसा नहीं होता कि ऑप्शनल है, करा लो नहीं करा लो आपकी मर्जी, इट इज द लॉ, यू कैन नॉट डू इट। क्या करेंगे आप? मेरे 3CD के क्लॉज 8 के अंदर पूछा जाता है कौन से क्लॉज के अंदर आप ऑडिट कर रहे हैं, क्या लिखेंगे? 44 ABA एंड 3CD इज ट्रू एंड करेक्ट। प्रॉब्लम किसको है? सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट को? क्लाइंट को तो कुछ है ही नहीं। क्लाइंट कहता मुझे तो पता नहीं, मैं तो सीए के पास गया, उसने बताया ऑडिट करना है कि नहीं करना। गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इशू, ICI से इशू। मेरी ड्यू डेट चेंज नहीं हो जाती प्लीज। अगर कोई भी प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट या एडवोकेट गाइड कर रहा है क्लाइंट को मुझे करा लो, मेरी ड्यू डेट चेंज नहीं हो जाती। ड्यू डेट 31 जुलाई रहेगी। 43B, 40A IA, 54, 54F, ये सारे बेनिफिट्स 31 जुलाई तक की हैं। लॉस है नहीं मिलेगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि ड्यू डेट तो मेरी वही है ना 31 जुलाई। ये तो ऑडिट मैंने किया ही नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए कोई बैंकर कहता है ऑडिट कर दो, कहीं कोई रिक्वायरमेंट है, कोई कहता है जी मेरा ऑडिट कर दो, तो आप ऑडिट करो। जब ऑडिट करोगे तो आप रिपोर्ट इश्यू कर सकते हो ऐसे 700 की, नॉट 3CA 3CB। अब हुआ क्या, ये 10 करोड़ की लिमिट तो सरकार ने कर दी, लेकिन
लेकिन एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर दिया। इशू क्या क्रिएट कर दिया? अगर मैं आपको ये कहूं कि what they have done is they have added visual which says in this 44 ABA जहां 10 in case the receipts are by check, in case the receipts payments are by check, drafts have to be account pay check or draft. Non-account pay check or draft would be treated as cash. Please understand. Account pay क्या होता है? चेक के ऊपर 2 लाइन खींच देते हैं, उसको अकाउंट पे होते हैं। एक क्रॉस्ड होता है, अकाउंट पे इसको बोलते हैं जब अकाउंट पे लिखा जाता है उसके ऊपर, चाहे यहाँ पे लिखें चाहे यहाँ पे लिखें। Please understand. And how will the assessee say? क्योंकि assessee को बताना ना, ये तो assessee को बताना है ना कि रिसिप्ट पेमेंट मेरा अकाउंट पे चेक से हुआ कि नहीं हुआ। प्लीज ये बात जरा गौर से समझिएगा। जिन लोगों ने भी ऑडिट सही तरह से पिछले सालों से करते आ रहे हैं, 10, 15, 20 सालों से, वो 48(3) में क्या लिखते हैं? वहां पे लिखते हैं दो द assessee has not made a payment। 48(3) में लिखता है ना कैश पेमेंट 10,000 से ऊपर, पहले 20,000 था, अब 10,000 हो गया पर पर्सन पर डे। तो देयर वी यूज्ड टू गिव अ डिस्क्लेमर, though the assessee did not made any payment in excess of 10,000 rupees or more to per person per day in cash, however the assessee did not possess the necessary document to evidence the same। उसने कहा मैंने अकाउंट पे चेक किया, पर हमको कहाँ दिखा सकता है? दिखाया नहीं ना, उसके बाद डॉक्यूमेंट ही कोई नहीं है। Here again, two things, one is receipt, second is payment, दोनों की पूछी जाती है, दोनों की पूछी जाती है ना। So in this case, please understand कि पेमेंट के लिए तो कभी वो कह ही नहीं सकता कि मैंने अकाउंट पे चेक इशू नहीं किया, क्योंकि वो कहेगा जी मैंने खुद इशू की। जहां उसने पेमेंट के लिए ये कहा कि आई एम नॉट श्योर अकाउंट पे है कि नहीं है, 48(3) ट्रिगर हो जाएगा। पर रिसिप्ट्स में वो कह सकता है कि भाई मेरा जो चेक जमा हुआ वो क्लाइंट ने बाहर करा दिया, जहां पर मेरी रिसिप्ट पेमेंट एनईएफटी से है, आरटीजीएस से है, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहां चेक से है, कॉल आई एम रिपीटिंग इज ऑफ द असेसी, कॉल इज ऑफ द असेसी। या तो वो गारंटी ले, हाँ जी मेरे पास जितना रिसिप्ट आया वो चेक से अकाउंट पे ही था, मैंने खुद देखे सारे। फिर वो जब केस स्क्रूटनी में आएगा, ये वो कुछ कहेगा तो उसको हम बचा लेंगे। बट अगर उसको डाउट है तो वो हमको लिख के देगा इन राइटिंग कि checks are deposited by client directly at the bankers or my accountant, I am not seeing it, I am not sure whether the receipts are all through account pay check or draft or not. Then taking that as a clue, I'll write in my report that assessee is saying that the receipts he is not sure. ये सब 10 करोड़ से नीचे वाले के केस में, then my limit goes back to 1 crore। ये पिछले साल नहीं था, ये इसी साल आया। प्लीज अंडरस्टैंड। डू यू अंडरस्टैंड? मतलब कोई इसमें इशू, कोई क्वेश्चन? दिस पॉइंट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इस साल के लिए एप्लीकेबल है, असेसमेंट ईयर 21-22। एनी क्वेश्चंस? No, literal reading of this provision does not include transaction through RTGS and NEFT. Yes, you are right. In case it is RTGS and NEFT, that is not cash now. So I am talking about other than RTGS. In case the assessee is receiving through checks and drafts, many of them are still receiving in checks and drafts, na? In those cases,
in those cases, please see. So again, I am saying the call is of the assessee, not the auditor, not the professional. It is of the assessee. और ये इस साल के लिए एप्लीकेबल है, प्लीज अंडरस्टैंड. राइट? ये एक और क्वेश्चन लेते हैं. एक पार्टनरशिप फर्म फॉर्म हुई असेसमेंट ईयर 2021 में, पिछले साल फॉर्म हुई थी मार्च 20 से पहले. उसके जो टर्नओवर थी 1.25 करोड़ थी और उसका नेट प्रॉफिट था 10%. उसने अपना ऑडिट करा लिया 44 ABA में. करा सकता था, 1 करोड़ से ऊपर था, करा सकता था, हाँ करा लिया, केस खत्म. असेसमेंट ईयर 21-22 आ गया. वो कहता है मेरा टर्नओवर तो बढ़ गया, टर्नओवर इज 1.95 करोड़. अगेन नेट प्रॉफिट इज 10%. वो कहता है पिछले साल तो मैंने ऑडिट कराया था, इस साल जो है मेरी जो रिसिप्ट और पेमेंट है कैश पोर्शन वो लेस देन 5% है. क्या असेसमेंट ईयर 21-22 में उसका ऑडिट होगा? ये मेरा क्वेश्चन है. उमेश जी कहना यस होगा, संतोष जी कहना है नो, अंजलि जादव जी का भी कहना है नो, अंकर जी, अमित जी सभी का कहना है नो, मनोज जी सभी का कहना है यस यू आर राइट. नो, बिकॉज पिछले साल तो ऑडिट हुआ था बट इस साल उसका 5% से नीचे वाला क्राइटेरिया मीट आउट हो गया, तो उसकी लिमिट हो गई थी 10 करोड़. बट वो एक और क्वेश्चन पूछ रहा है. वो कह रहा है ठीक है मेरे रिसिप्ट पेमेंट तो लेस देन 5% है, पिछले साल मैंने ऑडिट कराया था 44 ABA में, क्या मैं इस साल 44 AD में चला जाऊं? क्या मैं इस साल ही कैन अवेल ऑफ 44 AD और नॉट? आशीष जी का कहना नो, घनश्याम जी, मनोज जी, रोहित जी, प्रियेश अग्रवाल जी का कहना है नो, बाकी को कहना है यस, अखिलेश जी का भी नो. सो अगेन वी आर हैविंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, though we have discussed the whole presumptive taxation and 44 AB, still there is difference of opinion. राजशेखर जी कह रहे हैं still for next 5 years. राजशेखर जी देखो आंसर इसको ऑफ कोर्स है yes he can avail. प्लीज अंडरस्टैंड, हमने इसको बड़ा डिटेल में डिस्कस किया. क्या 44 AD4 के लिए पहले 44 AD लेना चाहिए था ना? पिछले साल फॉर्म हुई, पिछले साल इसने ऑडिट करा लिया 44 ABA में, 44 AD तो नहीं लिया ना. तो 20-21 में इसने 44 ABA में ऑडिट कराया था, उसी में बनता था और कहीं तो बनता नहीं था. 21-22 में वो कहता है 44 AD लेना चाहता हूं, तो 21-22 में वो 44 AD ले लेगा, अलाउड है. अब 22-23 आया, 22-23 में वो कहता है भैया मैं 44 AD नहीं लेना चाहता, अलाउड है? हाँ अलाउड है, उसने नहीं लिया. 23-24 में कहता है मैं 44 AD लेना चाहता हूँ, कहता है नो नॉट अलाउड. आपने यहाँ पे ले लिया ना 21-22 में, अब 5 साल तक आपने अगर नहीं लिया तो ऑडिट लो और ऑडिट कराओ. एक बार आपने ले लिया उसके बाद अगर नहीं लिया तो आपको ऑडिट कराना मैंडेटरी है. एक बार लेना जरूरी है. इसके एक बार हम प्रेजेंटिव की सारी इनकम्स का एक बार दोबारा सारा का सारा समझ लेते हैं. प्रेजेंटिव इनकम्स में वेयर इट इज लेस देन डीम्ड प्रॉफिट्स. बिजनेस के केस में 44 AD, if availed 44 AD and not availed in any of the next 5 years, then for next 5 years audit.
44AD4 रेड विद 5, 44ABE में। ये 5 साल वाली कहानी और किसी में भी नहीं है। प्रोफेशन एवरी ईयर लेस देन डीम्ड प्रॉफिट्स ऑडिट कराओ 44AD4 के हिसाब से 44ABD में। गुड्स कैरीज लेस देन डीम्ड प्रॉफिट AE7 कहता है, ABC में कराओ। शिपिंग ऑफ नॉन रेजिडेंट नॉट अलाउड, ऑपरेशन ऑफ एयरक्राफ्ट नॉन रेजिडेंट नॉट अलाउड। आपको डीमिंग ही दिखाना पड़ेगा, ऑडिट भी नहीं होगा, डीमिंग ही दिखाना पड़ेगा। बट exploration of mineral by non-resident and turnkey projects by finance foreign company, yes, less than deemed audit कराओ। कौन से सेक्शंस बोलते हैं ये वाले? सो हमने देखे सी में कवर्ड है मेरे 44AB, BB एंड BBB। डी के अंदर प्रोफेशन 44ADA एंड ई प्रेजेंटिव वाले के अंदर मेरा AD। ए जो बात करता है वो बिजनेस की और बी नॉर्मल प्रोफेशन की। यहाँ 1/10 करोड़ की लिमिट है, यहाँ 50 लाख की लिमिट है। ये पूरा एक बार हम दोबारा ऑडिट की कहानी समझ लेते हैं। दोबारा ऑडिट की कहानी समझ लेते हैं और ऑडिट बिजनेस की बात करते हैं। एक लिमिट है लेस देन 1 करोड़, एक है 1 to 2 करोड़, एक है 1 to 10 करोड़, एक है अबव 10 करोड़। इस साल 10 करोड़ की लिमिट है। अगर किसी भी एसएससी की 10 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर ग्रॉस रिसीट है तो टैक्स ऑडिट होना ही होना है। आपको कुछ देखना सोचना ही नहीं है। कोई भी एसएससी। सेकंड केस, अगर आपका एसएससी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या पार्टनरशिप फॉर्म और उसने कभी उसकी टर्नओवर 1 से 2 करोड़ के बीच में उसने 44AD लिया तो उसका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स नहीं देखना। 100% कैश हो सकता है 2 करोड़ तक, 100% कैश रिसिप्ट, 100% कैश पेमेंट, नो इश्यूज। लेकिन अगर उस इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म ने 44AD नहीं लिया तो वो 1 से 10 करोड़ की लिमिट में आ जाएगा। इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म और फिर इसको ले लो आप, कंपनी भी, एलएलपी भी, कोई भी और। इस केस में अगर उसकी टर्नओवर 1 से 10 करोड़ के बीच में है तो उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट देखना पड़ेगा। दोनों अगर लेस देन 5% है then the limit is 10 crores. Even if one is more than 5%, then it will go to 1 crore. That if it exceeds 1 crore only, then there would be an audit. Below 1 crore, audit required for the business? Normally no, but in case the person is an individual, HUF or partnership firm, and it has earlier availed of 44AD and then not availed, then there would be an audit. Again, repeating the example, suppose in assessment year 2021, he says my profit is 10%. I am going for 44AD. Okay, done. 21-22, he says COVID, my profit is 2%. I don't want to go for 44AD. Okay, audit under 44ABE. 22-23, COVID gone. Says my now profit is 15%. Give me 44AD. You say no, not allowed. अब तो 5 साल तक ऑडिट कराओ। एक बार 44AD लेना जरूरी है। I hope now this is quite clear. ठीक है जी। एक आपको और one of the last slides I am going, then any questions of yours. Last slide में जा रहा हूँ और बड़ी ये भी important slide है। Again talking about 44AD only. Audit की बात करते हैं। जब हम ऑडिट करते हैं तो ऑडिट के अंदर मेरे 2 रिपोर्टिंग के फॉर्मेट है, 3CA या 3CB। एक इन दोनों के मेरे एक फॉर्म होता है 3CD, जिसका एक क्लॉज है क्लॉज 8। बहुत सारे प्रोफेशनल सोचते हैं टैक्स ऑडिट मतलब कि जो 44 क्लॉजेस है 3CD के, ऐसा नहीं है।
क्लॉज 8 पूछता है आप कौन से प्रोविजन में ऑडिट कर रहे हैं, बता दो। अगर आप 3CB इशू कर रहे हैं तो हमने अभी जो 5 क्लॉजेस किए ना, ABCDE, बिजनेस प्रोफेशन, डीमिंग, आपको उन 5 में से कोई क्लॉज चूज करना है। लेकिन अगर आप फॉर्म 3CA इशू कर रहे हैं, then only and only the third proviso to section 44A, not these 5 clauses. Why? Because section 44AB says that where a person is covered in any of these 5 clauses, then what he has to do? Then he has to get his books of accounts audit and issue a report. 2 काम कर। मेरा फर्स्ट क्लॉज कहता है, फर्स्ट प्रोविजो कहता है, 5 क्लॉजेस हो गए ABCD, फर्स्ट प्रोविजो कहता है कि अगर वो 44AD में है तो 2 करोड़ तक के लिए ये सेक्शन उसको एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड प्रोविजो कहता है कि अगर वो 44B या 44BBA में है, क्योंकि उसको डीमिंग में जाना है, तो उसकी जितनी भी टर्नओवर, उसका यहाँ पे ऑडिट नहीं होगा। थर्ड प्रोविजो कहता है in case the person has got his books of accounts audited under any other law, then it would be enough compliance if he issues this report under this section. यानी कि जब मैं 44AB की बात करता हूं, वो 2 बातें बोलता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट और रिपोर्ट दोनों मैंडेटरी कहता है। लेकिन अगर ऑडिट किसी और लॉ में हो गया तो यहां पर आप सिर्फ 3CD दे हो तो भी 3CA 3C में भी डिफरेंस है। प्लीज अंडरस्टैंड, लॉट ऑफ अदर प्रोफेशनल्स से दैट हमको भी आता है इनकम टैक्स, हम भी कर सकते हैं टैक्स ऑडिट, 44 क्लोजेस भर सकते हैं, बट जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना होता है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ये कौन पढ़ाएगा? ये कौन सा प्रोफेशन इतने क्लोज पढ़ाता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। hence the Ministry of Corporate hence the Ministry of Finance have never allowed any other professional to do this tax audit, because tax audit is not merely filling these 44 clauses. Tax audit is about the giving true and fair view of the books of accounts also, either under any other law, if not then under this 44A. And please my friends, जितने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्लीज इंप्रूव दिस रिपोर्टिंग। वी माइट बी डूइंग एरर, तो हमको अपनी रिपोर्टिंग इंप्रूव करनी है, ऑप्शन नहीं है। इफ यू वांट टू रिटेन दिस टैक्स ऑडिट, अदरवाइज दिस विल गो। राइट फ्रेंड्स, एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों को पता है, कईयों को नहीं पता। दिस इज अ पोर्टल expertspanel.in, S है expertspanel.in। यहां से आप साइन अप कर सकते हैं। इट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। साइन अप करेंगे तो आपको एक ईमेल आएगा जिसमें आएगा क्लिक ऑन दिस लिंक। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। उसका पर्पस है आपका ईमेल आईडी वेरीफाई करना। क्योंकि आप जब आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे, इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, आरबीआई, फेमा, इंटरनेशनल टैक्स, रेरा, व्हाटएवर इट मे। जो क्वेश्चन के आंसर्स होंगे वो यहाँ तो रहेंगे ही रहेंगे, आपके ईमेल में आएंगे अपने आप। आपको यहाँ बार बार देखने की जरूरत नहीं, राइट। एंड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस हैं, नोटिफिकेशंस हैं, कैटेगरी वाइज। आप यहाँ क्लिक करें, कैटेगरी पे जाएं, उसी कैटेगरी के सारे आर्टिकल, प्रेजेंटेशंस आते हैं। एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्वेश्चंस, एक्सपर्ट्स, आर्टिकल्स, वीडियो सब यहाँ सर्च कर सकते हैं। So more than 26,000 answers have been given by more than 115 experts throughout the country since 2018. तभी से चालू किया था। तो इसका मोबाइल ऐप भी है, www.expertspanel.in. You can just note it down, और जब जरूरत पड़े सेकंड ओपिनियन के लिए you can use it. You can either be an expert also. अगर आपको लगता है आपके पास टाइम है, आप क्योंकि आंसर आपने फ्री में करना है, तो जो को अच्छी नॉलेज है
सिर्फ वो ही रजिस्टर करे एज एन एक्सपर्ट, बाकी नहीं, राइट? एंड दिस प्रेजेंटेशन आई विल अपलोड ऑन दिस वेबसाइट lunawat.com. इसका भी एक मोबाइल ऐप है लुनावत के नाम से, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सारे अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, रेडी टू यूज चार्ट्स हैं, जैसे टीडीएस के गोल्ड सिल्वर रेट्स सिंस 1481, किससे टैक्स फ्री गिफ्ट ले सकता हूं, so all those are there since 2007. So anyone can use both of these portals and mobile apps. And again, thanks to Nimbat and Khargaon branch for inviting me to share my views and making the session so interactive. कोई आपके questions हो वो मैं ले लूंगा. You can still join me on Twitter, LinkedIn, Insta, YouTube, anywhere you want. Thank you very much. Any questions? Always. सुलभ नहीं होते सदा ऐसे अनुभवी वक्ता, सुलभ नहीं होते सदा ऐसे अनुभवी वक्ता, आयोजन सार्थक हुआ, सार्थक होता लक्ष्य. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your deep knowledge about presumptive taxation with us. It will be a great pleasure for us to listen to you again in our future events. अगर किसी के questions कुछ और रह गए तो अभी हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है. बोलिए बोलिए. सर जैसे सेक्शन 44 एडी में हम जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये डिटेल्स मिलती है, पर जब सर सेक्शन 44 एडी में ये चीजें मेंटेन करने का है ही नहीं, तो फिर सर वो क्या है कि in case your case is taken into scrutiny, then you will have to explain the funds flow ना. आप मेंटेन नहीं करते, पर कह सकते हैं कि आपको पता नहीं, आपसे नाम नहीं पूछा. बट अगर आप बताओगे नहीं, then there could be an issue ना कि फंड्स फ्लो कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसीलिए मांग रहे हैं. और मैंने आपको बताया बुक्स के लिए 44AA में वहां पे कुछ कंफ्यूजन है अभी. एक क्वेश्चन और था, some AOP registered as societies, ये प्रियेश अग्रवाल जी का, some AOP registered as societies are getting books audited under Societies Act. Yes, are they required to get books audited in income tax as well if turnover is less than 1 crore? No, नहीं ना. आपका नहीं देखा, हमने बार-बार PSG या कोई भी हो, ABCDE, इनमें से किसी में फॉल करोगे तो ऑडिट होगा, वरना नहीं होगा. Ganesh ji, a question है, 2 business incomes total 1.50 crores. One business is offered 4480, 75 lakhs. As a result, other business becomes 75 lakhs. So audit required now? No. If 2 separate businesses, no, not required. मेरे ख्याल से और किसी का कोई क्वेश्चन अभी है नहीं. Friends, we also have with us Central Council member CA Kamisha ma'am. I would like to welcome her on behalf of TPA Nimar. कमिश्नर इनका है. Sir, पहले थे वो participants. अच्छा, स्टार्टिंग में नजर नहीं आई मेरे को. She is my chairman in Women Members Empowerment Committee. I did not see her. अब मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए रेस्पेक्टेड तेजपाल जी सर को इनवाइट करती हूँ. तेजपाल सर. ओके, आवाज आ रही मेरी? यस सर. आज के इस वर्चुअल मीटिंग का जो शानदार आयोजन टीपीए निमाड़ ने किया है, उसके लिए मैं और सभी सदस्य आभारी हैं. मैं टीपीए निमाड़ के अध्यक्ष आनंद जैन और उनकी पूरी टीम का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस आयोजन में धन्यवाद प्रस्ताव वोट ऑफ थैंक्स के लिए यह दायित्व निभाने का अवसर प्रदान किया. यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है. टीपीए निमाड़ की ओर से आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय
सीए प्रमोद जैन सर, जिन्होंने बहुत ही आसान और सरल शब्दों में इस विषय को समझाया, वो बहुत ही उत्कृष्ट है। साथ ही आपने इतना अध्ययन किया है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको बोलने में कम से कम 3 से 5 मिनट लगते हैं। साथ ही आप कई जगह चेयरमैन, वाइस चेयरमैन विभिन्न संस्थाओं में हैं और आप सभी अपना अमूल्य समय देते हैं। हम आपका साथ पाकर बहुत ही प्रफुल्लित है, धन्य हैं कि आज आपने हमको इस तरह से उद्बोधन दिया। आपने 1300 से ज़्यादा लेक्चर अटेंड किए हैं। आप अपने क्षेत्र के बहुत ही विद्वान हैं और आपने अभी बहुत ही कम शब्दों में, सरल शब्दों में और सटीक जो व्याख्यात्मक आपने हम सबको समझाया है, हमारे क्वेश्चन, हमारी क्वेरीज का जिस तरीके से उत्तर दिया है, बहुत ही बढ़िया है। मैं ईपीए निमाड़ की ओर से आपका बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने हमको समय दिया और आगे भी आपने में लिंकअप के लिए जो आखिरी में एक्सपर्ट पैनल और आपका जो ऐप वो है वो दिया है, हम निश्चित ही इस सबसे लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ 4 लाइनें कहूँगा आपके लिए। आपके साथ सब प्रश्न हल हो गए, आप है तो हवा, सारे प्रश्न हो गए। हम अकेले चले तो बहुत खारे थे, आपके साथ राहों में गुल हो गए। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कर दे मगर सीनियर ऐसा सज्जन नहीं है कहीं। साथ ही मेरे निमाड़ के सभी प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन के साथीगण जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया, साथ ही बाहर से नई दिल्ली आदि इंदौर से केमिसा में भी जुड़े हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमारे इस छोटे से प्रयास को इतनी ऊंचाइयां प्रदान की। निमाड़ एक पूरा जिला था पहले, फिर खरगोन खंडवा 2 बटा और उसके बाद दोनों का डिवाइडेड होने के बुरहानपुर और बड़वानी। तो आप देखिए क से ख और उधर ब, ऐसे हमारा निमाड़ अंचल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीए मध्यम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में भी आप हमको मार्गदर्शन देते रहेंगे। हृदय की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you very much. Whether we want it or not, but it's time to conclude this wonderful and enlightening session with a desire to meet again soon. Keep smiling, keep learning, and be blessed. Thank you all. Thank you. Thank you, sir.